हेलो एवरीवन। साथियों, इससे पहले हम दिसंबर तक का करंट अफेयर अपना पूरा कर चुके हैं, जो हम लोगों ने मई से शुरू किया था। और उसको हम लोगों ने मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग भी बिहार एपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें और कहीं से करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि आज 12 तारीख है और आप में से बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे अपने अपने घर से निकलने के लिए। बहुत लोगों के मन में टेंशन होगी कि कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ पे ट्रेन कौन सी है, और बहुत लोगों को टिकट्स नहीं मिले होंगे, बहुत लोग तत्काल टिकट्स के। तो देखिए, ये सारे चैलेंजेस वहाँ पे जितने लोग बैठ रहे हैं सारे लोगों के साथ होंगे। किसी भी एग्ज़ाम में हर छात्र के साथ ये चुनौतियाँ होती हैं। ऐसे में आपको बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, ये सब आपकी पढ़ाई का और आपके कंपटीशन का हिस्सा है। जिस दिन आपने तय किया था कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके और उसमें बैठेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, जॉब लेंगे, तो उसी दिन ये सारी चीज़ें इसमें इनहेरेंट थी। ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा थी, पहले से एक ऐसा हिस्सा थी जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम इससे पहले दिसंबर तक का करंट अफेयर पूरा कर चुके हैं। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी हमें 6 मंथ का करंट अफेयर पूरा करना है, 12, 13, 14 इन 3 तारीखों में। तो आज हम लोग जनवरी फरवरी करेंगे, कल हम लोग मार्च अप्रैल करेंगे, और परसों हम लोग सुबह मई जून कर लेंगे। और इसके बाद आप आराम से जहाँ भी ट्रेन में हैं या कहीं भी हैं, इसीलिए ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे डाली जा रही हैं। तो आप अभी अपनी वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, चीज़ों को फ़ील करके। और आप इसको देखेंगे तो निश्चित है कि आपको याद हो जाएगा। फ़ील करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो आगे 1.5 घंटे देने वाले हैं इस वीडियो को देखने में, उस पूरे 1.5 घंटे आपको ये चीज़ काम आएगी। आप इसके बाद कोई भी वीडियो देखेंगे या किताब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ काम आएगी। फ़ील करने का मतलब होता है उसको, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको आप अपने अंदर महसूस करेंगे, तब आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। महसूस करने का मतलब ये होता है कि सपोज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, तो इसको आपको इमेजिन करना होगा एक बार। आपको एक बार सोचना होगा कि अब ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम नितिन नवीन है, नितिन नवीन का फेस कैसा है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, बोलते कैसा है। ये 3-4 चीज़ें जहाँ आपने एक बार समझ ली, तो अपने आप की चीज़ आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। और आपको ऐसे ही हर तथ्य को पढ़ना है। तो ये चाहे आप 1.5 घंटे में पढ़िए और चाहे आप इसको 1.5 साल में पढ़िए, तो बेहतर है कि इसको हम लोग 1.5 घंटे में ख़त्म कर लें। और आप इसको जब 2x पे देखेंगे तो ये आपका 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से आते रहे हैं। इससे पहले यूपी एपीओ में यहाँ से प्रश्न आए हैं, इसी मैगजीन से। उसके पहले यूपी एपीओ का प्री हुआ था, उसमें भी सारे प्रश्न आए थे। उससे पहले अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। बिहार पीसीएस के पिछले 2 साल से जो प्रश्न आ रहे हैं इसी से आ रहे हैं। एडीओ का भी एग्ज़ाम हुआ था, उससे भी प्रश्न आए थे। और ये सारी चीज़ें आपको मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसमें आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इन चीज़ों के प्रूफ देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं, तो मैं आपको उस ग्रुप का यहाँ पे लिंक लिख दे रहा हूँ। और आप अपने टेलीग्राम पे जब @UP जुडिशरी और एपीओ, जब आप इतना लिखेंगे तो एक ग्रुप आएगा, उसमें लगभग आपको 7200 के आसपास लोग मिलेंगे। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। उसके बाद आप तय करिए कि आपको ये वीडियो देखना है या स्किप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप इसको ले सकते हैं। ये पीडीएफ बाइलिंगुअल होगा, तो जिन लोगों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने बिना समय गंवाए अपना शुरू करते हैं जनवरी का करंट अफेयर। और आखिरी तक हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कोई भी फालतू बात नहीं होगी। पहला प्रश्न है, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इनका नाम है नितिन नवीन। तो ये बिहार से हैं और बांकीपुर से इनका बहुत गहरा जुड़ाव और रहा है हमेशा से। बिहार के बांकीपुर में ही आपने सुना होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। तो पिछले 40 साल से बांकीपुर में भाजपा की सीट, भाजपा जीत रही पिछले 40 वर्षों से। तो ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भारत सरकार ने जनवरी 2026 में ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया?
तो इसका नाम है ऑपरेशन स्वदेश। ये ये अभी अमेरिका और इजराइल के बीच जो ये युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान वहाँ से अपने नागरिकों को वापस करने के लिए, स्वदेश वापस लौटाने के लिए ये अभियान चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, केरल विधानसभा द्वारा पारित मलयालम भाषा विधेयक का किस दक्षिणी राज्य ने यह कहते हुए कड़ा विरोध किया कि यह अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन है। आपने एक बात पढ़ी होगी कि लड़ाई लड़ाई होती है, चाहे वो किसी भाषा के खिलाफ हो। जब संविधान सभा चल रही थी और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने की वकालत की जा रही थी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे जो मतलब कांग्रेस के आला कमान नेता थे, उनके द्वारा जब दलीलें दी जा रही थी, तर्क दिए जा रहे थे, तो उस समय दक्षिण भारतीय राज्यों ने मतलब इसका पुरजोर विरोध किया। और आज आप देखिए कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। अब ये देखिए, जो विधानसभा द्वारा ये जो विधेयक पारित किया गया केरल का मलयालम भाषा विधेयक, अब उसका विरोध कर्नाटक वाले ही कर रहे हैं। अब समझिए कि ऊपर कर्नाटक है इंडिया के मैप में यहाँ पे, उसके नीचे लास्ट में केरला है, इधर तमिलनाडु है। अब कर्नाटक और केरला कि जहाँ पे ये बाउंड्री है, जहाँ पे सीमा है, जैसे मान लीजिए कि यूपी और बिहार की बाउंड्री है, या यूपी हरियाणा की जहाँ पे बाउंड्री है, तो आप समझिए यहाँ पे ये जो जोन होता है ना, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं कोई सीमा खींच के। जैसे पंछियों की कोई सीमा नहीं होती, जल की कोई सीमा नहीं होती, तो वैसे ही जो भाषा होती है उसकी अपनी कोई सीमा नहीं होती है भाई। जो बाउंड्री होती है वो तो वर्चुअल बाउंड्री होती है ना। तो इस तरीके से देखिए, दोनों स्टेट्स में अब आपस में ही ये विवाद शुरू हो गया है। स्थानीय निकाय चुनावों में अधिकतम 2 बच्चे के अनिवार्य नियम को खत्म करने वाला विधेयक हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो ये है तेलंगाना। देखिए क्या था कि पहले वहाँ पे था कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गए थे, लेकिन अब साउथ इंडिया में जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है। जनसंख्या कम हो जाती है तो इन लोगों को लोकसभा में जनसंख्या के हिसाब से ही सीटों का आवंटन होता है, ये बात आपको मालूम होगी। तो लोकसभा में इन लोगों को प्रतिनिधित्व कम मिल रहा है, प्लस जो फंड्स जारी होते हैं फिनेंस कमीशन की तरफ से, तो वो फंड्स भी पॉपुलेशन के बेसिस पे ही मिलते हैं, तो वो भी इन लोगों को कम मिल रहा है। और यहाँ से टैक्स, पैसा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अधिकतम 2 बच्चों के जो अनिवार्य नियम थे उसको ख़त्म कर दिया कि अब हम लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी आबादी और बढ़ानी चाहिए। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनवरी 2025 में जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह कौन सी जनगणना होगी? तो ये 8वीं जनगणना है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए, मतलब आज़ादी के पहले से, तो ये 16वीं जनगणना है। जनगणना किसके समय से शुरू हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद शांति विधेयक एक अधिनियम बन गया है। इसका संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से। अब देखिए, शांति विधेयक के आ जाने से अभी तक क्या था कि इसमें सिर्फ सरकार ही इस दिशा में काम कर सकती थी, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी ही इसमें काम कर सकती थी, जो गवर्नमेंट एजेंसी है जो इससे डील करती है। लेकिन अब जो है इसमें प्राइवेट पार्टनर्स की भी एंट्री इसमें वैध हो जाएगी इस अधिनियम के बाद। तो आप याद रखिएगा, जो शांति विधेयक है ये इससे रिलेटेड है, परमाणु ऊर्जा से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आपको मिल सकता है देखने को सीधे। भारतीय खाद्य नियम यानी एफसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? तो इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं, सदानंद वसंत दाते के महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त होने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के कार्यवाहक महानिदेशक डीजी का कार्यभार किसे सौंपा गया? अब इसमें कुल मिलाकर पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके महानिदेशक कौन हैं? तो ये भी राकेश अग्रवाल ही हैं। देखिए, इस बार
दो आपको अग्रवाल देखने को मिले और दोनों आर से नाम शुरू हो रहा है, चाहे वो एफसीआई हो और चाहे वो एनआईए हो। विदेश व्यापार महानिदेशालय का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है लव अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने तंबाकू एवं निकोटीन युक्त सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध घोषित कर दिया है? तो इसका नाम है, इस राज्य का नाम है उड़ीसा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे तंबाकू और निकोटीन से संबंधित जो बीमारियाँ थी वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी, तो इससे निजात पाने के लिए इन्होंने ये प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत के प्रथम राज्य वित्त पोषित BSL-4 यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई है? तो ये गांधीनगर गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण के संदिग्ध मामले दर्ज किए गए? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। यहाँ का जो उत्तर 24 परगना जिला है, तो वहाँ पे एक निजी अस्पताल में कार्यरत 2 नर्सों में यह मामला पाया गया था। इसका नाम निपाह क्यों पड़ा है? इसका नाम निपाह पड़ा है, इंडोनेशिया में एक जगह है निपाह नाम की, तो वहीं पे ये वायरस सबसे पहले देखा गया था। तो ये एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक का मतलब होता है जानवरों से जानवरों में फैलने वाला। ये जनरली चमगादड़ और सुअरों में पाया जाता है और उन्हीं से ये फैलता है। बहुत ही खतरनाक वायरस है। पश्चिम बंगाल के किस इस्लामी राष्ट्र ने जनवरी 2026 में विवाह पूर्व मेडिकल टेस्ट को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया? तो ये है ओमान। तो अब शादी करने से पहले वहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे। भारत में ऐसा क्या किसी राज्य ने किया है? तो भारत में ऐसा किया है मेघालय ने। लेकिन क्या उसने सभी मेडिकल टेस्ट अनिवार्य किए हैं? नहीं, उसने सिर्फ HIV टेस्ट अनिवार्य किया है। मैंने आपको बताया था कि जो मेघालय है, इसके आसपास 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर कि ड्रग्स वगैरह बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो जिस सिरिंज से लिया जाता है उसी सिरिंज को ज़्यादातर लोग यूज़ कर लेते हैं आपस में। और थाईलैंड वगैरह है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हाँ HIV संक्रमण वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया? तो ये दिल्ली ने घोषित किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के DG कौन है? इसमें महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम भी प्रवीण कुमार है। देखिए 2 प्रवीण आपको इस बार मिल गए, तो इस बार आपको आसान होगा चीज़ों को दिमाग में रखना। तीसरा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में केंद्र सरकार ने किसकी नियुक्ति की है? तो इनका नाम है शत्रुजीत कपूर सिंह। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए जो तिब्बत है, इस पर चाइना ने अधिकार कर लिया है और चाइना हमारा कैसा देश है? चाइना हमारा शत्रु देश है। अक्सर सीमा को लेकर के विवाद हुआ रहता है। अभी एक हफ्ते पहले आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के भीतर ये लोग चले आए थे। आप वहाँ कभी घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे जो वहाँ पे नेटवर्क आता है फ़ोन में वो चाइना का ही आता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक का कार्यभार केंद्र सरकार ने किसे सौंपा है? तो इनका नाम है राकेश अग्रवाल। अभी ऊपर हम लोगों ने इसको देखा था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है AK बाला सुब्रमण्यन। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है मेघालय की।
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इनका नाम है रमेश कुमार जुनेजा। कैसे इसको याद करवाया जाए? देखिए, पहले जो लेदर इसमें आ रहा है ना, लेदर एक्सपोर्ट्स, कभी कभी क्या होता था कि पहले चिड़ियाघर में जब बहुत सारे वो होते थे, जू में जब जानवर होते थे तो उनको मार कर और जो उनकी खाल थी उससे लेदर बना लिया जाता था। आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पद कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से किस भारतीय सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है मेजर स्वाति शांता कुमार। भारत के किस सैन्य बल द्वारा भैरव लाइट कमांडो बटालियनों का गठन किया गया? तो ये है इंडियन आर्मी में किया गया है इसका गठन। तो ये जो भैरव लाइट कमांडो बटालियन है, ये कुल मिलाकर के आजकल आप देख रहे होंगे कि एआई का समय है। दूसरी बात, जो हथियार है काफ़ी आधुनिक हथियार है, जैसे ड्रोन हो गया और तमाम आपको आधुनिक हथियार देखने को मिलेंगे। तो इंडियन आर्मी की एक ऐसी बटालियन बनाई गई है जिनको इन सब चीज़ों के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको तैयार रखा जाएगा कि अगर ऐसा कोई हमला होता है भारत पे या ऐसी कोई समस्या आ पड़ती है तो ये जो कमांड बटालियन है ये तैयार रहे उस चीज़ को टैकल करने के लिए। भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया गया है? तो ये है वर्ष 2026। चक्रवाती तूफान दितवाह के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग के लिए श्रीलंका ने किन दो भारतीय युद्धपोतों को सम्मानित किया? तो मैंने आपको बताया था कि जो दितवाह है वो श्रीलंका के पास आया था, जो सैन्यार है वो इंडोनेशिया के आसपास आया था। तो दितवाह ने श्रीलंका में भयानक तबाही मचाई थी। हालांकि भारत के जो श्रीलंका के बाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ऐसे तटों से होता हुआ सीधे ऊपर चला गया था, भारत में उसने बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो भारत से आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी श्रीलंका गए थे वहाँ पे मदद करने के लिए, राहत कार्य के लिए। तो इसलिए जो है इन दोनों को श्रीलंका ने अवार्ड दिया है, सम्मानित किया। ब्रिक्स देशों की भागीदारी वाले उस नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। तो आप इसको याद रखेंगे कि इस बार ब्रिक्स ने एक नेवल एक्सरसाइज किया है जिसमें कि इंडिया ने हिस्सा नहीं लिया। कैसे याद रखेंगे कि इंडिया ने हिस्सा नहीं लिया? देखिए, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। भाई ईंट है, किसी को चोट वोट लग जाए तो इसलिए जो है इंडिया वहाँ पे नहीं गया। भारत और किस अन्य देश के मध्य सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन हुआ है? अब देखिए, इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट का मतलब है कि देखिए वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डेजर्ट्स होंगे, तो आप इसको याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि मतलब डेजर्ट मिलेगा देखने को, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन हमें किसी ऐसे देश को चलना है जो सारे देशों को साथ लेके चले, वहाँ पे जितने डिज़र्ट वाले कंट्रीज हैं सबको लेके साथ चले। तो देखिए यूनाइटेड, यूनाइट, संयुक्त, ठीक है। तो ऐसे आप पकड़ लीजिए, वहाँ पे तो जैसे आपको दुबई भी मिलेगा, ओमान भी मिलेगा, सारे ऐसे कंट्रीज़ मिलेंगे। लेकिन आपको जो मैंने बताया इस तरीके से देखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के दौरान यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट मिलना ही मिलना है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है उनका हला भला यहीं से होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो ये 6.8 से 7.2 के बीच रहने की संभावना जताई गई है।
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो इसने जापान को पछाड़ा। बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है। आप में से मुझे लग रहा है कि 99% लोगों को ये पता होगा। जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको ये चीज़ें तो पता ही होंगी। ये खबरें मतलब बहुत बड़ी होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का कुल निर्यात मूल्य यानी कि एक्सपोर्ट वैल्यू कितना दर्ज किया गया? तो ये है 825.3 बिलियन डॉलर। अब इसमें से जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है वो 437.7 बिलियन डॉलर है। वहीं पे जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ है वो 387.6 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ये है इतना बिलियन डॉलर और ये है 387.6 बिलियन डॉलर। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मोटापे की दर वर्ष 2019-20 के संदर्भ में कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है? तो इसमें 3.4% की वृद्धि हुई है। एवोल्यूशन ऑफ द एआई इकोसिस्टम इन इंडिया अध्याय के अनुसार एआई क्षेत्र में भारत के देरी से प्रवेश करने का मुख्य लाभ क्या बताया गया है? भारत ने इसमें देरी से प्रवेश किया और इससे लाभ क्या मिला? तो जिन देशों ने जल्दबाजी में एआई अपनाया उन्होंने ऊर्जा खपत वाले महंगे और वित्तीय रूप से जोखिम भरे अपने मॉडल अपनाए। देरी से आने का कारण भारत इन गलतियों से बच गया और कम लागत एवं कम ऊर्जा वाले संसाधन कुशल यानी कि रिसोर्स एफिशिएंट एआई मॉडल विकसित कर सकता है। अब हालांकि एआई के कारण 10 से 20% नौकरियों पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन ये जो नौकरियां कम भी होंगी ना, तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत सर्विस सेक्टर में 387.7 बिलियन का वो एक्सपोर्ट किया है। तो आप ये समझिए कि ये जो एक्सपोर्ट है ना ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में क्या है कि अभी इस क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया जा रहा है और ये चीज़ आप अभी ऐसे नहीं महसूस कर पाएंगे। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और पूरा मॉडल पढ़ेंगे भारत का, कैसे भारत ने प्लानिंग की और कैसे कैसे कौन कौन सा क्षेत्र ग्रो हुआ, जैसे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, हालांकि अभी तो क्वार्टरनरी सेक्टर तक ये जा चुका है, तो अब जब आप इसको पढ़ेंगे बाद में मैं एक एक चीज़ आपको मतलब फील करवाऊंगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि कैसे जो है एआई फ़ायदेमंद है हर तरीके से, इससे कोई नुकसान नहीं है किसी भी देश को। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की कुल संख्या कितनी पहुंच गई है? तो ये संख्या पहुंच गई है 55.02 करोड़, जिसमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त सितंबर 2025 तक यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ को पार कर जाएगी, जिसमें लगभग 25% महिलाएं होंगी। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अब आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जैसे भारत की आबादी 150 करोड़ बताते हैं, तो 1/3 इसका कर लीजिए। अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में जो इन्फ्लेशन का औसत स्तर था वो क्या था? तो जो महंगाई का औसत स्तर था वो 1.7 था, 1.7%। तो इन्फ्लेशन कभी भी इतना कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। इसको सबको छोड़िए, आप इसको आप पढ़िएगा सिर्फ और सिर्फ जून का, जिस महीने में आपका एग्ज़ाम है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जून का पढ़ना है, या जिस भी महीने में आपका एग्ज़ाम होगा उससे ठीक 1 महीने पहले का और उस महीने का आपको पढ़ना होता है। फिनेंशियल ईयर 2025-26 में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और यह जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसमें 7% की वृद्धि देखी गई है। जो निजी अंतिम उपभोग होता है तो उसमें 7% की वृद्धि देखी गई और ये जीडीपी का 61.5% हो गया है।
कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन कितना रहा है, यानी कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रहा है एग्रीकल्चरल ईयर 2024-25 में? तो ये रहा है 3,577.3 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि वर्ष कब से कब तक गिना जाता है? तो ये 1 जुलाई से 30 जून तक गिना जाता है। 1 जुलाई से इसको क्यों गिना जाता है? 1 जुलाई से गिनने का कारण होता है बेसिकली, एक तो मानसून होता है, दूसरी चीज़ होती है जो बजट वगैरह होता है फरवरी में जारी हो गया होता है, तो पैसे वगैरह भी किसानों तक डीबीटी या अन्य तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। फरवरी से जून जुलाई के मध्य 2-3 महीनों का गैप होता है, तो आराम से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी होती हैं 3-4 महीनों के दौरान में, तो इसलिए भी ये 1 जुलाई से काउंट किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग जब अपनी डिटेल क्लासेस करेंगे या डिटेल्ड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे और अच्छे से इसको बताऊँगा। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पात्र किसानों को कुल कितनी राशि का वितरण किया जा चुका है? तो ये है 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण इनको किया जा चुका है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जैसे पीएम अगर बंटवारा करेंगे तो चारों दिशा में करेंगे। नॉर्थ तो ये एक दिशा ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, तो चारों दिशाओं में करेंगे बंटवारा। तो आप ऐसे इसको याद रखना, 4 इसमें अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। 4.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में यानी मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई है क्रमशः 7.72% और 9.13%, जो कि स्ट्रक्चरल रिकवरी को दर्शाता है। अब देखिए ये सब आंकड़े हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि नहीं मतलब को ट्रिक से नहीं सीखना है, ट्रिक से नहीं याद करना है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप मतलब इतने सारे नंबर से एक बार में याद कर पाएंगे। तो मैं कुछ प्रश्न आपको बता दूंगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं ज़्यादा समय खराब हो रहा है वहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए विनिर्माण क्षेत्र में क्या होता है कि हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें हफ्ते के 7 दिन काम करना होता है। तो देखिए इसमें 7 और ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक तो कम से कम गिनती याद हो गई इस तरीके से। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा काम तो फिर किसी मतलब ऐसा कोई भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी मतलब नो। अगर आप 7 दिन काम नहीं करेंगे तो नो वृद्धि एंड ऑल, ठीक है, नो ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं, और आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये जो मैं आपको याद करवाता हूँ तो ये ट्रिक्स आपको उबाऊ लगती हैं या समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। सितंबर 2025 तक 14 क्षेत्रों में लागू की गई पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, फिर से पढ़ते हैं। सितंबर 2025 तक 14 क्षेत्रों में लागू पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजनाओं के अंतर्गत, अभी मैं बता रहा हूँ आपको पीएलआई क्या होता है, अतिरिक्त निवेश और रोजगार सृजन होने का अनुमान है। मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें फील होगा। जैसे जिन क्षेत्रों में अधिक प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, कठिनाइयाँ होती हैं, तो वहाँ सरकार पीएलआई स्कीम लागू करती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है कि वहाँ पे लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। मान लीजिए कि आपको कोई बिज़नेस लगाना है और उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे देश की तरक्की होगी, तो सरकार आपको वहाँ पे ज़मीनें कम दामों में मुहैया करवा देगी, जो आपको रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स कम लगा देगी, आपको बिजली कम दरों पे मिल जाएगी। तो इनको सबको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो आप इस तरीके से अब आपको फील हो रहा होगा कि सरकार आपकी मदद करती है। आप कोई अगर ऐसा व्यवसाय या व्यापार शुरू करते हैं जिसमें एक्सपोर्ट अधिक हो, कुल मिलाकर के उससे देश को लाभ हो, उससे देश में बेरोजगारी कम हो या उससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। जैसे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 17, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 में से किसी भी एक पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पीएलआई वगैरह का लाभ मिलता है और इसमें आपको सरकार की तरफ से मदद मिलती है। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं और वो उनको प्रभावित करने के लिए या उनको लालच देने के लिए एक तरीके से ये पीएलआई स्कीम चलाई जाती हैं। तो उससे क्या होगा, अतिरिक्त निवेश होगा, अतिरिक्त निवेश होगा तो उससे रोजगार सृजन होगा, वहाँ के आसपास के लोगों को काम मिलेगा।
तो इतना मुझे लग रहा है कि काफ़ी है समझाने के लिए प्रश्न। तो 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश इससे आकर्षित किया गया है, जिससे 187 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोडक्शन बिक्री और 126 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित हुए। इसीलिए मैंने आपको इतनी देर बताया, क्योंकि ये एक बड़ा आंकड़ा है। किसी भी देश को एक विकसित देश बनने के लिए ये एक आंकड़ा मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है, अच्छा आंकड़ा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 10 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर के विस्तार में वित्तीय वर्ष 2014 से लेकर वित्तीय वर्ष 2026 तक के बीच कितनी वृद्धि हुई है? तो यह लगभग 10 गुना बढ़कर 5364 किलोमीटर हो गया है, यानी कि 5364, 5,500 किलोमीटर के लगभग ये हो गया है। और 2014 में कितना था? 550 किलोमीटर था। तो आराम से आपको याद हो गया होगा, 10% आप देख रहे हैं सीधे सीधे। डोमेस्टिक एविएशन यानी कि घरेलू विमानन क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर है, और 2014 से 2025 तक हवाई अड्डों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा तीसरा बाजार है, तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। और जहां हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी और अभी कितनी हो गई है? 2025 में 164 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025 में जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनके प्रदर्शन में क्या ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया गया? तो जो डिस्कॉम कंपनियां हैं यानी कि बिजली वितरण कंपनियां हैं, पहली बार 2701 करोड़ रुपए का सकारात्मक लाभ इन्होंने दर्ज किया है। और ये लाभ दर्ज करेंगी क्यों नहीं? भाई गांव-गांव तक लाइट है इस समय। चलिए अब इस पर नहीं जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ये आंकड़ा याद रखिएगा, 2701 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है जो बिजली कंपनियां हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और स्थापित सौर क्षमता इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो वैश्विक स्तर पर भारत इसमें भी तीसरे स्थान पर है। भारत स्पेसएक्स ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? और डॉकिंग का क्या अर्थ है? ये भी बहुत मतलब उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको देखने को मिले। ये प्रश्न बिहार के एग्ज़ाम्स में 2 बार आ चुका है और ये बहुत पहले का क्वेश्चन है ये। अभी ये 2 जनवरी 2026 में फिर से न्यूज़ में आया है, तो इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है और फिर से इसके आने की उम्मीद है। तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। ये ADEO में भी आया था, जो मैं इससे पहले करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए थे, तो उसमें भी ये मैंने डाला था, उसमें अपने वीडियो का उस पर डाला था, प्रूफ डाला था इसका कि ये क्वेश्चन वहाँ पे आया था। डॉकिंग का मतलब क्या होता है कि अंतरिक्ष में जैसे 2 सैटेलाइट्स हैं, अब किसी एक सैटेलाइट में कोई खराबी हो गई, कोई समस्या हो गई, तो अब उस सैटेलाइट से किसी चीज़ को निकाल करके दूसरे सैटेलाइट में डालना या उस दोनों को आपस में जोड़ देना, तो ये होता है डॉकिंग। तो बिना किसी मानवीय नियंत्रण के अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाना अंतरिक्ष में, इसी को कहते हैं डॉकिंग। तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात GER क्रमशः कितना है? यानी कि ग्रॉस एनरोल्ड रेशियो एट द प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लेवल्स इन इंडिया। तो ये कितना है? ये है 90.9, 90.3 और 78.7%। तो ये दोनों आप देखिए 90 हैं और ये है 78। आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत फंसाने वाला ऑप्शन नहीं देगा, आप निश्चिंत रहिए। आर्थिक अनिश्चितता के वर्तमान दौर में भारत के लिए किस नीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है? और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसमें है आत्मनिर्भर भारत की नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 में इस राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को समय से पहले GDP के 4.8% तक कम कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए
इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और घाटा अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी, महंगाई कम होगी। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राज्यों के बढ़ते कर्ज को किस प्रकार के जोखिम के रूप में चिन्हित किया गया है और इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसे एक प्रमुख राजकोषीय जोखिम इसको बताया जाता है और इसका प्रमुख कारण कई बड़े राज्यों द्वारा अपनी खर्च योजनाओं, विशेषकर से जो लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उस पर जो अधिक खर्च होता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। इससे राजस्व घाटा बढ़ता है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में वृद्धि होती है और वित्तीय स्थिरता पर दबाव पड़ता है। सर्वे में राज्यों को खर्च नियंत्रण, राजस्व वृद्धि और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देने का सुझाव दिया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि जैसे जो हम लोग लोक लुभावन योजनाएं चलाते हैं कि स्कूटी बांटो योजना और छात्रवृत्ति योजना, ये योजना, वो योजना, उसके बाद फिर मतलब सरकारें चुनाव जीतने के लिए जो बड़े बड़े चुनावी वादे कर देती है, तो चीज़ें ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक ना पहुंचकर वो चीज़ें गैर ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक भी पहुंचने लगती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, भाई यहाँ पे खुल के तो कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि चुनाव से पहले नेता लोग पैसा वैसा भी बांटते हैं, तो वो पैसा कहाँ से लाते हैं? वो जनता का पैसा होता है। इस तरीके से राजकोषीय जोखिम भाई बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के हमें जो है दीर्घकालिक निवेश पर हमें काम करना चाहिए। जैसे कि हमें फैक्ट्रीज़ में पैसा लगाना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहिए, हमें स्कूल्स में पैसा लगाना चाहिए, हमें रिसर्च में पैसा लगाना चाहिए, हमें साइंस एंड टेक में पैसा लगाना चाहिए। जैसे साइंस एंड टेक में हम पैसा लगाएंगे तो अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, ऐसे ऐसे देश अपने आएंगे सैटेलाइट लॉन्च करवाने हमारे पास, और वहाँ पर बहुत बड़ी रकम वो लोग देते हैं अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। इंडिया में वो सैटेलाइट क्यों लॉन्च करवाते हैं? क्योंकि इंडिया में सैटेलाइट्स बहुत कम धन देकर लॉन्च हो जाते हैं, वही उसका कई गुना पैसा विदेशी कंपनियां इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए लेती हैं। तो इसलिए हम अगर ऐसी जगह पे निवेश करेंगे, स्कूल में निवेश करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करेंगे, तो विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी पैसा लगाने। इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग अपने फिजिकल डेफिसिट को धीरे धीरे कम कर पाएंगे। उसके बाद दीर्घकालिक निवेश का एक और मतलब होता है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें की ईमानदारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रोड बनाई और फिर वो टूट गया। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब ये आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं तो मैं मतलब जीएस की एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा अपनी। आप ज़रूर मुझसे जुड़ के पढ़िएगा कैसे वहाँ पे आंसर्स फ्रेम किए जाते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, कैसे उसकी फ्रेमिंग होती है, क्या वहाँ पे कितने डेटा लिखे जाते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कैसे कंक्लूजन लिखा जाता है, मेन बॉडी में कितने फैक्ट्स होने चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बताऊँगा। आप एक एक चीज़ को फील करेंगे, फिर आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से लिख लेंगे प्रश्न देखते ही। जनवरी 2025 में भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य किस प्रमुख व्यापारिक समझौते पर बातचीत पूरी होने की आधिकारिक घोषणा की गई? तो ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच क्या हुआ है? तो एफटीए हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है को किस विशेष उपमा से संबोधित किया जा रहा है? तो इसको मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से संबोधित किया जा रहा है। अगर मदर ऑफ ऑल डील्स करके अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसको एफटीए, जो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 2 दशकों के लंबी वार्ता के बाद अंतिम रूप से लिए गए जो एफटीए है, किस वर्ष से इसको लागू किया जाएगा? भाई अभी 2025 तो चल ही रहा है, 2026 तो चल ही रहा है। अब इसको 2026 में भी हमको इस पे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारी जो अपनी नीतियां हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा। तो एक दिन में अगर हम कोई ऐसा नीतियों में बदलाव कर देते हैं, कोई चीज़ ऐसी हम कर देते हैं जो पहले रूप, मतलब एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए ना किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए, तो इसलिए एक रीज़नेबल कूलिंग ऑफ पीरियड जो रहेगा, उसके बाद उस रीज़नेबल समय के बाद ये 2027 से इसको लागू कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी व्यापारी हैं या जो सरकारें हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो मेंटली तैयार हो सकें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने नियमों में इसके अनुसार बदलाव कर सकें।
यूरोपीय नेतृत्व की भारत यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी को लेकर किस एजेंडे पर सहमति बनी? तो ये बनी है 2030 की ओर भारत यूरोपीय संघ का एक संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा, तो इसी पर सहमति बनी है। व्यापार के मोर्चे पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्या प्रमुख घोषणा की गई? तो अभी आपको मैंने जैसा बताया था कि FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता के सफलतापूर्व समापन पर एक संयुक्त घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, जो वित्तीय और प्रतिभूति बाजार है उसके नियमन हेतु किन दो संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? यानी कि एक MOU साइन हुआ है बिटवीन विच टू इंस्टीट्यूशंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो ये RBI के बीच हुआ है और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण, यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी, इसको ESMA भी कहते हैं। प्रशासनिक सुगमता के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन ने किस तकनीकी व्यवस्था पर सहमति जताई है? तो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मुहरों पर एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के लिए इन्होंने सहमति जताई है। रक्षा के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच किस प्रकार की साझेदारी स्थापित की गई है? तो एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी। अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो आप इसको याद रखना कि एक नई सुरक्षा, भाई जो पुरानी सुरक्षाएं हैं उसमें इन लोगों को विश्वास नहीं रह गया, तो एक नई सुरक्षा और एक नई रक्षा साझेदारी पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। सूचनाओं के सुरक्षित आदान प्रदान के लिए किस नए समझौते की वार्ता आरंभ की गई है? तो आप इसमें भी देखिए वही उत्तर है आपका, भारत यूरोपीय संघ सूचना सुरक्षा समझौता। कार्यबल और गतिशीलता को सुव्यवस्थित करने के लिए किस ढांचे पर समझौता ज्ञापन हुआ है? तो ये है, देखिए जैसा जो क्वेश्चन है कार्यबल और गतिशीलता, तो वैसा ही आपको आंसर मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन ऑन द मोबिलिटी। यूरोपीय संघ के पायलट एक सेकेंड, भारतीय पेशेवरों के लिए कौशल गतिशीलता को बढ़ावा देने हेतु भारत में किस नए कार्यालय की स्थापना की घोषणा हुई? तो ये यूरोपीय संघ का पायलट लीगल गेटवे कार्यालय है। ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, आप बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, और अलग अलग प्रश्न बना दिए गए हैं सारे अलग अलग तथ्यों को लेकर के, ताकि आप हर बार आपका फोकस उतना ही मेंटेन रहे। अगर मैं एक बार में इतनी पूरी लिस्ट दे देता ना तो आप शायद बहुत ध्यान न देते। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो निकायों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और यूरोपीय नागरिक सुरक्षा एवं मानवीय सहायता संचालन महानिदेशालय। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नए बल का गठन किया गया? तो इसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तो ये ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना जब मेंस का आंसर लिखेंगे और सपोज़ आप एथिक्स का पेपर लिख रहे हैं, या आप एनवायरनमेंट का पेपर लिख रहे हैं, या आप सोसाइटी का पेपर लिख रहे हैं, इंडियन सोसाइटी का, तो आप इन तीनों में इस चीज़ को लिख सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए किस समझौते का नवीनीकरण किया गया? तो भारत यूरोपीय संघ वैज्ञानिक एवं तकनीक सहयोग समझौते का 2025 से 30 की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया है। यूरोपीय संघ की किस प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम, ये भी प्रश्न आप लिख के रख लीजिए कि किसी न किसी एग्जाम में मिलना ही मिलना है, किस कार्यक्रम में भारत के शामिल होने को लेकर प्रारंभिक वार्ता शुरू हुई है? तो ये है होराइजन यूरोप। भारत EU त्रिपक्षीय सहयोग के तहत किन 4 प्रमुख परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए समझौता किया गया? तो ये ध्यान से देखिएगा, त्रिपक्षीय सहयोग है ये। डिजिटल नवाचार और महिला एवं युवा कौशल केंद्र, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों के लिए सौर आधारित समाधान। देखिए ये सीधे सीधे जो है रोजगार के लिए है,
ध्यान से देखिएगा, युवा कौशल केंद्र, ये सीधे सीधे जो महिलाएं हैं, चूँकि वो घर में रहती हैं गाँव में, उनके लिए रोज़गार उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, तो कृषि में वो कैसे अपने मतलब योगदान को बढ़ा सकती हैं। जैसे जो पुरुष हैं वो मान लीजिए बाहर चले जाएंगे कमाने के लिए, दिल्ली चले गए, गुजरात चले गए। चूँकि हमको इस चीज़ को बिल्कुल ज़मीनी स्तर से देखना है ना, जो गाँव के ग्रामीण लोग हैं, सपोज़ जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, आप जैसे अपने गाँव जाते होंगे, कुछ लेबर्स वगैरह आपके यहाँ आते होंगे काम करने, तो ये सारी योजनाएँ उनके स्तर पर सोच के बनाई जाती हैं। तो उनको जो है अगर अलग से स्किल दिया जाएगा तो इस पे हो जाएगा। दूसरा है अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि जो डिज़ास्टर्स वगैरह आ जाते हैं उससे बचने के लिए है। और चौथा है अफ्रीकी तथा हिंद प्रशांत व कैरिबियन क्षेत्र के छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में सौर आधारित सतत ऊर्जा परिवर्तन। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश के स्थान पर किस नई टीम को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। देखिए पूरा मामला मैं आपको बहुत गहराई से नहीं बताऊंगा, एक लाइन में बताता हूँ। जो बांग्लादेश है अभी हाल ही में, उसमें आपने देखा होगा कि हिंदुओं पर हिंसा के बहुत सारे मामले देखे गए थे। हिंदू लड़कियां थी तो उनके साथ बहुत मतलब अत्याचार हुआ था, कहीं पे उनको पानी में ढकेल दिया जा रहा था, कहीं पे उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे थे, और भी मतलब तमाम बहुत ही अमानवीय वीडियो देखे गए। तो ऐसे में आईसीसी ने क्या किया कि बांग्लादेश को आईपीएल से, मतलब इंडिया ने आईपीएल में इनको खेलने के लिए मना कर दिया, तो बांग्लादेश ने इसका विरोध किया। तो इस चीज़ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भी बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को प्रवेश दे दिया। इनको मतलब बिल्कुल इन्होंने कहा अच्छा आपको नहीं खेलना है, तो आईसीसी ने कहा ठीक है आप मत खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में सिंगल्स वर्ग के अंतर्गत 400 मैच जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो सबसे एजेड जो हैं वो यही नोवाक जोकोविच ही हैं। तो इसमें तो मतलब आपको बहुत आराम से आप इसको कर लेंगे। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है नेट साइवर ब्रंट। भाई देखिए 26 जनवरी का दिन था, इनको आ गया जोश, इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से शतक जो है लगा दिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए सीनियर कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमेलिया वॉलवर्डे। अमेलिया वॉलवर्डे। देखिए इसको आपको मैं याद करवा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं, इसमें फुटबॉल और इसमें हॉकी वाले में। देखिए नए सीनियर कोच का नाम उसमें पूछा गया है, ठीक है, नए सीनियर। तो एक ऐसा सीनियर होना चाहिए इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। कोच जो होता है ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग देने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका मतलब किसी से कोई मेल ना हो, जो मतलब अमेल हो, जिसका किसी से कोई मेल ना हो पाए। मेल का मतलब होता है कि जैसे बहुत घुलने मिलने वाला होगा, तो वो उसके जैसे और सारे लोग हो जाएंगे। अमेल मतलब जिससे किसी का कोई मेल ना हो, बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हो वो, ठीक है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो मतलब ट्रेंड कर सके सबको। ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो इनके घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है अभी, और ये मैं आपको मतलब सही सही बात बता रहा हूँ कि इनके घुटनों में समस्या आ गई है, तो इसीलिए ये इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। एक सेकेंड, हाँ, तो इन्हें 2009 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको कि अब हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं, इन सारे खेलों से, इन सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य की टीम ने अपने नाम किया है? तो विदर्भ ने इसे अपने नाम किया है। एलोब्रेगट ओपन जीतकर भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो इनका नाम है आर्यन वार्ष्णेय।
तो ये सारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनकी सूची है। ये वाला देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न में आपके, और इससे पहले के जितने हैं ये देखिए लाइन से दिया है। राहुल इलमपर्थी, रोहित कृष्णा, दिव्या देशमुख। बस आप इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये जो ऊपर के 3 हैं। एशियाई मुक्केबाजी परिषद के नए सदस्य के रूप में किस पूर्व भारतीय मुक्केबाज को नियुक्त किया गया है? तो ये भी बहुत जाना माना नाम है, विजेंदर सिंह। ये भी किसी ट्रिक के मोहताज नहीं है। एलिसा हीली, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो उन्होंने 3 बार एशियाई खेलों में पदक जीते हैं। 2018 में स्वर्ण और रजत, 2023 में कांस्य। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट्स कमीशन का नया चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु का नाम बहुत जाना माना है, तो इन्हें इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद पर दूसरी बार किसकी नियुक्ति की गई? तो इनका नाम है सजोड मारीजने। देखिए, मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था कि हॉकी की जहाँ बात आएगी, मान लीजिए प्लेयर आपस में लड़ रहे होंगे, तो मुख्य कोच जो होगा वो यही बोलेगा ना कि मारी जने, मतलब मारना मत। हॉकी से बहुत लोग मारपीट करते हैं। जल्लीकट्टू पूछा गया है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, बहुत आसान है। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये बहुत ही जाना माना नाम है, मैग्नस कार्लसन। तो ये उनका 9वां वर्ल्ड ब्लिट्ज खिताब है। महिला में पूछा गया है, तो महिला में बिबिसारा असौबायेवा, बिबिसारा असौबायेवा, यानी कि वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है महिलाओं में? तो इनका नाम है बिबिसारा असौबायेवा। छब्बीस जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो ये 77th इन्होंने रिपब्लिक डे अपना मनाया है इंडिया ने। इसकी मुख्य थीम पूछी गई है। इसकी मुख्य थीम है वंदे मातरम के 150 साल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैं पहले भी 2 से 3 वीडियोस में इनका नाम आ चुका है। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये 2 के दोनों जो है यूरोपियन काउंसिल से जुड़े हुए हैं। ये इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है, और ये भी अध्यक्ष हैं यूरोपीय काउंसिल के, और ये यूरोपीय कमीशन की। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो दोनों अतिथि आए थे, इनको कर्तव्य पथ तक ले जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया गया? तो ये घोड़े से खींचे जाने वाली बग्घी पे बैठा के इनको लेके जाया गया था। इसमें पूछा गया है कि ये जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, तो उसमें किस विदेशी सैन्य दल ने भी कर्तव्य पथ पर मोर्चा किया था? तो जो वहाँ से आए हुए थे यूरोपीय यूनियन के लोग, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं का सैन्य दल होगा। तो ऑपरेशन अटलांटा और स्पाइड्स के झंडे लिए हुए ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। अब इसमें पूछा गया है कि जो समारोह हुआ, इसमें कौन सी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो इसका नाम है LRASHM, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी गति 10 मैक और औसत गति 5 मैक है। फिर पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने का इतिहास रचने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है सिमरन बाला। परेड के दौरान तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी में किस विशिष्ट ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई हथियार प्रणालियों की प्रतिकृतियां यानी कि रेप्लिका दिखाई गई?
तो ये ऑपरेशन सिंदूर है इसका उत्तर। भारतीय सेना की किस नवगठित बटालियन ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई? तो ये है भैरव बटालियन ने। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि भैरव कॉम्बैट जो बटालियन है वो जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं, जो अत्याधुनिक तरीके से जो एआई वगैरह से चलने वाले ड्रोन और तमाम चीज़ें हैं, तो इनको इन चीज़ों में महारत हासिल करवाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है भारत के सामने तो हमारे पास एक ऐसी बटालियन रहे जो इस चीज़ का मतलब बहुत सख्ती से मुकाबला कर सके। दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा जाने वाला महामाघ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये केरल में आयोजित किया गया है। अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आगे करने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मोतिहारी बिहार में स्थापित किया गया है। ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। भगवान राम और माँ सीता ने यहाँ पे पूजा की थी भगवान शिव की, इसलिए यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है मोतिहारी में। ओएनजीसी में भीषण आग लगने से वहाँ पर इतनी भीषण आग लग गई कि उसको 1 सप्ताह लग गया लगभग बुझाने में। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रतिष्ठित कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन, तो ये कलिंग का जो पूरा मतलब कलिंग अगर कहीं पे भी आ जाए तो आप इसको बस आंख बंद करके उड़ीसा लगा देना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटित पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस भगवान के जन्म स्थान से संबंधित है? तो ये जो पिपरावा अवशेष हैं ये भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, लेकिन हाल ही में दूषित पेयजल के कारण वहाँ करीब 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इससे पूरा बवाल मच गया था। क्या हुआ था कि वहाँ का जो पाइपलाइन था वो उसमें मतलब सीवर लाइन का पानी जो है मिल गया था और वो कुछ लोगों ने मतलब पी लिया, तो उसकी वजह से 10 लोग लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत भारी बवाल हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था इसमें। केंद्र सरकार द्वारा 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा की गई? तो ये है कुल 131 पुरस्कार, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। अब आपको इसमें क्या याद करना है? जो 5 नाम हैं ये आपको याद करने हैं। अब अगला प्रश्न यही है कि जो 5 पद्म विभूषण वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? तो अभी धर्मेंद्र देओल की डेथ हुई है तो एक नाम ये है। फिर केटी थॉमस हैं केरल के। तीसरा नाम है एन राजम का। चौथा नाम है पी नारायणन का। और पांचवा नाम है वी.एस. अच्युतानंदन। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। अब इसमें से 2 नाम तो देख लीजिए आपको, ये अच्युतानंदन जो है ये कृष्ण जी को कहा जाता है, नारायण भी कृष्ण जी को कहा जाता है, राजा ये थे ही कृष्ण जी। धर्मेंद्र देओल की भी डेथ हुई है, ये भी आपको नाम याद होगा। और केटी थॉमस भी जो है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। केंद्र सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड 2026 के लिए किन 13 हस्तियों का चयन किया है? तो एक बार बस देख लेते हैं, ये भी सारे जाने माने नाम ही हैं। तो ये अलका याग्निक हैं, इनके गाने आपने सुने होंगे। भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम आपने सुना होगा, उत्तराखंड में मतलब काफ़ी काम इन्होंने किया है। कल्लीपट्टी, ममूटी, नोरी दत्तात्रेयुडू, पीयूष पांडे, SKM मैकिला नंदन, शतावधानी आर गणेश, शिबू सोरेन, उदय कोटक, VK मल्होत्रा, वेल्ला, पल्ली नटसन और विजय अमृतराज। भाई स्पोर्ट्स के प्लेयर थे ये। तो ये सारे नाम लगभग आप लोगों ने सुने होंगे। उदय कोटक का नाम हो गया, VK मल्होत्रा हो गया। तो आपको कुल मिला करके वो 5 नाम याद रखने हैं और इनकी संख्या आपको 13 याद रखनी है। बस मैंने एक बार पढ़ दिया आपको ये नाम, ताकि
अगर आपके दिमाग में रह जाए और कोई प्रश्न आए, ऐसे बहुत कम संभावना है कि ऐसे प्रश्न आए। अब पूछा गया है कि कुल 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इनमें से प्रमुख कौन है? तो ये देखिए, कला श्रेणी में अनिल कुमार रस्तोगी हो गए, ये वैद्य हो गए, ये भरत जी हो गए, ऐसे ऐसे करके सारे नाम हैं। हालांकि आपको इनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार बस देख लीजिएगा, जब आप आगे कोई एग्ज़ाम देखिएगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आप क्या याद रखेंगे, 113 और 5 और 13, ये 3 आप याद रखिएगा संख्या। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने किन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया था? तो आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद होंगे। देखिए, शुभांशु शुक्ला आपको पता है कि जो अंतरिक्ष में भी मिशन हुआ था उसमें गए थे, एक्सियोम और वो सारे जो मिशंस हुए थे। फिर अलक पांडे आपको पता है, पीडब्ल्यू वाले जो सर हैं, अलक पांडे सर। फिर रश्मि आर्य हैं, शिक्षा और नवाचार के लिए ये फेमस हैं। हरिओम पवार हैं। तो आप ये नाम याद रखिएगा, सारे के सारे नाम आपके सुने हुए ही होंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है प्राका माथेल। तो ये आप ये प्राका याद रखिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है चंदना सिन्हा। कैसे याद किया जाए इसको? देखिए भाई, रेलवे वालों ने सोचा कि इनको सम्मान दे दिया जाए। रात में क्या होता है, चंदा मामा आते हैं तो उनकी जो रोशनी होती है तो उसको चांदनी कहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कभी मान लो लाइट वाइट ख़राब हो जाए तो हम चांद की रोशनी से भी रेलवे को चला लेंगे। ऐसे इसको आप याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस बार भारत ने 80वां स्थान प्राप्त किया है। पहली रैंक किसकी है? पहली रैंक इसमें सिंगापुर की है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये इंडिया है। इंडिया ने चाइना को पछाड़कर ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 19.4% की वृद्धि दर्ज की गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश, अभी मैंने आपको बताया, इंडिया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एवं डीपीआई एडॉप्शन का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो यह कर्नाटक बैंक ने जीता है। नोबल शांति पुरस्कार 2025 के विजेता ने हाल ही में अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। तो इनका नाम पूछा गया, तो इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ये कहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं? तो इस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। और वेनेजुएला के जो मतलब पूर्व राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको इन्होंने रातों रात वहाँ से उठवा लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी इनको वहाँ के अमेरिका के उठा के जेल में डाल दिया है। किस लिए उठाया था? क्योंकि वहाँ पर तेल के कुएँ हैं और वहाँ पे जो तेल होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये चाहते हैं कि भाई तेल पर इनका पूरा राज रहे और अपने हिसाब से उसका प्राइस वगैरह तय करें और एक्सपोर्ट करें। तो उससे ढेर सारी विदेशी मुद्रा इनके पास आएगी और अमेरिका हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना रहेगा। माइकोराइजल अनुसंधान, माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा एक मतलब फंगस होता है, कवक होता है जो कि घास के नीचे रहता है। तो ये घास के नीचे रहकर खुद के लिए भी मतलब पोषण लेता है और घास को भी पोषण देता है, वहाँ की मिट्टी को पोषण देता है। कि में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अमेरिकी वैज्ञानिक को टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है टोबी कियर्स। अब आप ऐसे याद रखिएगा, जो माइकोराइजा है तो वो केयर करता है, माइकोराइजा केयर करता है वहाँ की मिट्टी की, वहाँ की घास की। तो कियर्स से टोबी कियर्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री को प्रस्तुतकर्ता बनने का अवसर मिला? तो भाई जिसकी शादी वहाँ हुई है विदेश में उसी को मिलेगा। तो ये है प्रियंका चोपड़ा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का प्रतिष्ठित खिताब किस फिल्म ने जीता है? तो ये फिल्म है फिल्म हैमनेट। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं क्लोई झाओ।
कैसे याद किया जाए? देखिए, अगर आपको ग्लोब की सारी चीज़ें मतलब जाननी है तो आपके पास नेट होना चाहिए आपके फ़ोन में। साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये नाम पहले भी आप सुन चुके हैं और बहुत संभावना है कि ये प्रश्न जो है बीपीएससी या यूपीपीसीएस पूछे। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है उर्मिला सत्य नारायणन। 28 जनवरी 2026 को एक प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया। वह उस समय किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो ये एमपी के उप मुख्यमंत्री थे, और सॉरी, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। 22 जनवरी 2026 को दिवंगत हुए इलियास पाशा का संबंध किस खेल से था? तो इलियास पाशा का संबंध था फुटबॉल से। इंदरजीत सिंह बिंद्रा का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे या किस खेल के जो संगठन है उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे ये? तो ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। इसको याद करवा दूं। देखिए, इंद्रजीत, जो इंद्र होते हैं ये बारिश के देवता होते हैं, ठीक है। और आप देखा होगा कि क्रिकेट अगर कंट्रोल करना है तो आप बारिश कर लो, बारिश करवा दो, खेल रुक जाएगा, क्रिकेट रुक जाएगा। तो क्रिकेट कंट्रोल। प्रसिद्ध लेखक और वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन हो गया है। उन्हें किन सम्मानों से नवाजा जा चुका है? तो उन्हें 2005 में पद्म भूषण, 2002 में नाइटहुड, इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। एक सेकेंड। अभिनेता और गायक प्रशांत तामांग का निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो के विजेता थे? तो ये थे इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता। हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई थी। फिल्म निर्देशक बेला टार का निधन हो गया, वे मूल रूप से किस देश के थे? तो वे हंगरी के थे। देखिए, आपने बेल का शरबत पिया होगा, तो आप कब बेल का शरबत पिएंगे? जब आपको पेट बहुत हंग्री हो, बहुत भूखा हो, तो आप बेल का शरबत पिएंगे। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया है। उन्हें यह वैश्विक खिताब, उन्होंने किस वर्ष ये वैश्विक खिताब जीता था? तो 1990 में जीता था। इसको कैसे याद किया जाए? देखिए, अगर आपके मन के खिलाफ कोई आपको किसी कोठरी में बंद कर देता है तो आप उससे क्या कहेंगे? नो नो, नो नो आप उससे बोलेंगे। तो देखिए, नो नो, तो नो नो अगर आप लिखेंगे तो 1990 ही आप लिख सकते हैं, अगर आप 2 बार नो लिखेंगे एक साथ। प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल का निधन हो गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र का कौन सा शीर्ष पर्यावरण सम्मान प्राप्त था? तो इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राप्त था। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। वे किस कंपनी के चेयरमैन रह चुके थे? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके थे। जो अनिल अग्रवाल जी हैं, बहुत मतलब गरीबी से उठ के आए थे, और आप समझिए कि ये इस तरह इनका कि इस समय इनको इंडिया का मतलब मेटल मैन कहा जाता है। और आप इनकी जब पूरी कहानी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप इनकी देखेंगे और देखिए मतलब कितना बड़ा दुख इनको दिया भगवान ने कि इनके बेटे हैं ये, और इनकी मृत्यु हो गई। अभी मुझे लग रहा है कि मतलब 27-28 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी डेथ हुई। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ। वे किस पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रहे थे? तो ये पीवी नरसिम्हा राव के समय में मंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव का नाम इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि आज जो इंडिया मतलब जिन ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है, या जहाँ जहाँ इंडिया ने, समझिए कि मतलब एलपीजी अगर 1991 में ना आया होता तो आज शायद भारत यहाँ ना खड़ा होता जहाँ हम लोग खड़े हैं। इंटरनेट, ये वो दुनिया भर की जो सारी चीज़ें आई हैं, मतलब बहुत बड़ा रोल था अपने आप में इसका।
खालिदा जिया का निधन हो गया। वे किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री थीं? उनके अंतिम संस्कार के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पे भेजे गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार अंतरिक्ष यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा के लिए पृथ्वी पर वापस लाने के लिए अभूतपूर्व मिशन इतिहास में पहली बार किस स्पेस एजेंसी द्वारा जारी किया गया? ये बहुत आपको साधारण न्यूज़ लग रही होगी, लेकिन आप समझिए कि कोई व्यक्ति स्पेस में बीमार है तो उसको पहली बार हम लोग वापस ला पाए हैं। अदरवाइज़ क्या होता था कि वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों की वहीं पर मौत हो जाती थी। तो ये काम नासा ने किया है। हालांकि इसमें जाक्सा और रॉसकॉस्मोस के यात्री भी शामिल हैं, लेकिन कौन बीमार है इसका खुलासा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सारे सुरक्षा मुद्दे होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ वगैरह होती हैं जो नहीं शेयर की जा सकती हैं, तो इसलिए। इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन असफल रहा। इसके तहत किस रॉकेट से 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए? तो इसका नाम है PSLV C6-2। तो ये बहुत दुखद रहा भारत के लिए कि पहला मिशन इसका फेल रहा। हालांकि PSLV जो है बहुत भरोसेमंद है। PSLV का नाम PSLV क्यों है? इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ एक्चुअल में ऐसी है, चौड़ी ज़्यादा है इस तरीके से, और ऊपर और नीचे से थोड़ी सी दबी हुई है। तो ये इसके पोल्स हैं। तो कुछ ऐसे सैटेलाइट होने चाहिए जो अर्थ का चक्कर ऐसे लगाएं, इस तरीके से लगाएं। तो ये होते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पृथ्वी अपना घूमती रहती है अपना इस तरफ से इस तरफ, और ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये जो है आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से पूरी इमेज को आराम से कैप्चर करते रहते हैं पूरे दिन। तो ये है PSLV C62। 3 जनवरी 2026 को घटित खगोलीय घटना सुपरमून के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट आने के कारण आकार में सामान्य से कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? तो ये दिखाई दिया 14% बड़ा। तो क्या ये मून बड़ा हो गया था? मून बड़ा नहीं हो गया था, ये पृथ्वी के नज़दीक आ गया था। PIB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 के अंत में भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा कितनी संख्या को पार कर गया? तो ये 100 करोड़ को पार कर गया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। उत्तर से दक्षिण के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए किस राज्य सरकार ने 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखिए, तो यहाँ पे सहारनपुर है, यहाँ पे नोएडा, गाज़ियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, और यहाँ पे हाथरस वगैरह है, यहाँ पे ललितपुर है, यहाँ पे झांसी है, ठीक है, ये आपका हो गया सोनभद्र वगैरह, और यहाँ पे आपका बलिया हो गया, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर हो गया, ये ऊपर सिद्धार्थनगर हो गया, लखीमपुर खीरी और बहराइच, ये सारे, मतलब ये पूरा यूपी का मैप है। फिर नीचे ये बांदा, महोबा, प्रयागराज, चित्रकूट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ऐसे देखिए, ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 रोड्स बनाए जाएंगे। अब पूरा यूपी जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ से आपको मन हो आप गाड़ी मोड़ लीजिए। तो जब आपको हर 40-50 किलोमीटर पे सुविधा होगी तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा हो जाएगा। और अभी चुनाव हैं चूँकि 2027 में यूपी में, तो इसलिए भी ये सारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, अभी मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूँ। टोल टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा ये लोग वसूल रहे हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जा रहे हैं फिर टोल टैक्स दीजिए, 15 मिनट बाद आप वापस आ रहे हैं, आधे घंटे बाद फिर आप टोल टैक्स दीजिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। और देखिए देश कहाँ जाता है, क्या होता है। तो ठीक है, अच्छा है जो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उन पर सुधार होना चाहिए, उन पर काम होना चाहिए। तो ये है उत्तर प्रदेश, और मैंने आपको बता दिया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किस नई जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है? तो ये है कमला जल विद्युत परियोजना, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये सुबनसिरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कमला नदी पर स्थित है।
पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने अरुणाचल प्रदेश की किस एक जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की, जबकि पर्यावरणविदों ने इसे संकटग्रस्त श्वेत उदर बगुला यानी कि वाइट बेलीड हेरॉन के लिए एक गंभीर खतरा बताया। तो ये है कलाई 2 जल विद्युत परियोजना। ग्रीनलैंड पर अपना दावा पेश करने को लेकर यूरोपीय देशों की अभूतपूर्व एकजुटता और भारी विरोध के बाद अमेरिका ने किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की अपनी पूर्व घोषित धमकी वापस ले ली है। तो देखिए क्या है कि डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये सारे नाटो कंट्रीज़ हैं। भाई साहब, जितनी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है उतनी बेइज्जती तो मतलब अमेरिका की कभी किसी ने नहीं करवाई। और ये बचकानी हरकतें करते रहते हैं। कभी जाकर के जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, कभी जाके उसको लेने के लिए मतलब एकदम बच्चों जैसे हरकतें करने लगते हैं। फिर वो उनको मिला था ना जो वेनेजुएला के इस समय राष्ट्रपति हैं, तो मतलब ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अच्छे से नाक कटवा रहे हैं। और अच्छा है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए। युगांडा में रिकॉर्ड 7वीं बार राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। ईरान और अमेरिका के मध्य बढ़ते तनाव के कारण जनवरी 2026 में भारत को ईरान के किस महत्वपूर्ण पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया? तो इसको अलग नहीं किया गया वहाँ से, इंडिया ने खुद जो है चाबहार पोर्ट को छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं कि कोई इन दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई हो, इंडिया ईरान के बीच में। जितना भी हमें अपनी तरफ से जो भी इस चाबहार पोर्ट को हमें जो यूज़ करने के लिए जो भी हमने समझौते किए थे, वो पूरा पैसा हम लोग दे चुके हैं। जो भी मतलब हमारा कोई भी ऐसा वहाँ पे पैसे से रिलेटेड कुछ भी हमारा बाकी नहीं, ताकि हमारी इमेज ना ख़राब हो और दोबारा हम लोग चाबहार पोर्ट को यूज़ कर सकें। और ईरान से हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे हैं आज की डेट में। मार्शल लॉ लगाने के अलोकतांत्रिक प्रयास को गलत ठहराते हुए किस देश की अदालत ने वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल के जेल की सज़ा सुनाई है? तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। अगर आपने पहले कभी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो यून सुक योल का आपने नाम सुना होगा, तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। अब देखिए वहाँ की जो कानून व्यवस्था है कितनी सख्त है। जनवरी 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है और उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए किस नई वीज़ा सुविधा की घोषणा की? तो ये है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। कैसे याद किया जाए जर्मनी के चांसलर, ये पूछा जाता है, बिहार में तो अक्सर ये पूछा जाता है। तो देखिए जब आपको मर्ज हो जाता है कोई, तो बहुत पैसे खर्च होते हैं आपके, मनी ही मनी खर्च होता है, इससे आप याद रखिएगा जर्मनी। या फिर मर्ज आपको कैसे होता है? जर्म्स के कारण होता है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मर्ज आपको कैसे होता है, तो आपको जर्म्स की वजह से होता है। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज। और इन्होंने कौन सी छूट दी है? तो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा से छूट दी है। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है? मान लीजिए कि आपको यहाँ से कहीं जाना है और बीच में जर्मनी पड़ रहा है और वहाँ पे अगर आपका प्लेन रुक रहा है तो उसके लिए आपको फिर वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर आपका प्लेन वहाँ पे रुक रहा है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो आपको फिर वहाँ से छूट मिल जाएगी। आपको वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत अच्छा गिफ्ट है भाई जर्मनी की तरफ से। अफ़गानिस्तान पर काबिज तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला आधिकारिक राजनयिक डिप्लोमेट यानी किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नूर अहमद नूर। नियुक्त के 3 महीने लंबे अंतराल के बाद जनवरी 2025 में भारत के नए अमेरिकी राजदूत के तौर पर किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है सर्जियो गोर। मिडिल ईस्ट के किस देश में गहराते आर्थिक संकट के कारण भारी प्रदर्शन हुए, जिसे रोकने के लिए सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन कर दिया? तो ये ईरान में हुआ है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले भारत सहित सभी देश पर टैरिफ बढ़ाकर कितने प्रतिशत का प्रावधान है? तो ये 500% है।
मैं बता रहा था ना कि अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा आंकड़े दिख रहे हैं, तो आप उसमें अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, किसी संगठन से बाहर आने वाला कोई व्यक्ति, सीधे सीधे अमेरिका लगा देना। और अगर अमेरिका नहीं है ऑप्शन में तो मैक्सिको लगा देना, क्योंकि जो मैक्सिको है वो मतलब इनके अब चेले हैं नंबर 1 के। इनको अमेरिका वालों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको आप पढ़ते आ रहे थे, जो आपने वो अमेरिका में पढ़ा होगा, है ना, तो जो अमेरिका के इस हिस्से में है, मान लीजिए यहाँ पे ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, और यहाँ पे मैक्सिको है, और ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ग्वाटेमाला और वो सारी, होंडुरास, है ना। तो ये मैक्सिको है, तो इसके जस्ट ऊपर यूएसए है। तो यहाँ पे जो ये गल्फ थी ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम था उसका, चूँकि ये मैक्सिको के हिस्से में थी, तो यूएसए वालों ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इसका नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका। तब भी जो है सब चुप बैठे हैं, अभी तक मतलब उन्हीं के चेले बने हुए हैं अमेरिका वालों के। वर्ष 2026 के पहले सप्ताह में विश्व स्तर पर कौन सी प्रमुख भू राजनीतिक घटनाएं घटी, जिन्हें विशेषज्ञों ने साल की खतरनाक शुरुआत की संज्ञा दी है? तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण। दूसरा, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले अमेरिका के तेज होते प्रयास। रूस के परमाणु कमांड सेंटर और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर हुए हमलों के बाद यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच वार्ता का प्रयास विफल हो जाना। अटलांटिक महासागर में अमेरिका द्वारा एक रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया जाना। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा करना। रक्षा उत्पादन जो कंपनियां हैं डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें बनाती हैं, तो उनको अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का सख्त निर्देश भी दिया इन्होंने। फिर चीन द्वारा एनवीडिया चिप्स की खरीद पर अस्थायी रूप से रोक लगा देना। और ऐसे ऐसे करके ये 3-4 ये हैं जो आपने मतलब जो सारी घटनाएं आपको पता होंगी ठीक ठाक से। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है फॉस्टिन आर्चेंज टोडेरा। गिनी का नया राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है ममाडी डोम बोया। ममाडी डोम बोया, अजीब नाम है यार। चलिए देखिए, गिनी का मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई चीज़ गिनने की बात हो रही है। गिनती आपको कौन सिखाता है? तो मम्मा सिखाती हैं, तो इनके नाम में ममा आ रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया। यह प्रक्रिया किस वर्ष द्वारा द्विपक्षीय समझौते के तहत की जाती है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। और ये 1988 के समझौते के तहत होता है, जिसे पहली बार 1991 में लागू किया, और 1992 से हर साल 1 जनवरी को सूची सौंपी जाती है। भाई नया साल है और इस साल को हम लोग सही से बिताएंगे, तो देखिए ये अब 1 जनवरी इसके लिए डेट रखी गई है। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के 20 साल के लंबे इंतजार के बाद किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? और ये 21वां देश है, तो इसका नाम है बुल्गारिया। चिली के नए राष्ट्रपति कौन हैं? चिली के नए राष्ट्रपति हैं जोसे एंटोनियो कास्ट। बोर्ड ऑफ पीस नामक नई संस्था की स्थापना किसने की है? तो देखिए फिर से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और ये कुल मिला के जो यूनाइटेड नेशंस का जो विंग है जो पीस वगैरह को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये कुल मिला के उसको रिप्लेस करने के लिए ये इसको कर रहे हैं। तो चाइना ने, हालांकि इसमें शामिल होने के लिए चाइना और रशिया ने कोई खास विरोध नहीं किया है। इसमें एंट्री करने के लिए लगभग 9.2 हज़ार करोड़ रुपए योगदान देने की घोषणा भी की है अमेरिका ने इसमें 1 अरब US डॉलर यानी कि लगभग 9.2 हज़ार करोड़ रुपए का योगदान देने की घोषणा भी की है। तो अगर किसी देश को इसमें शामिल होना है तो इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्लोवेनिया और इटली जैसे देशों ने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार कर दिया है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनलैंड है यूरोप के पास, डेनमार्क का हिस्सा, तो इस पर ये अपना वो बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड अमेरिका का है। तो इससे जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं छोटे छोटे नाराज़ हो गए। तो उन्होंने कहा कि आज हम बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बन जाएं।
तो आप कल को अपने हिसाब से उसमें निर्णय लो। तो चाइना को जब इन्होंने निमंत्रण भेजा कि इसमें आमंत्रित किया इसको शामिल होने के लिए इसमें, तो चाइना ने कहा कि ठीक है हम इसमें शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस है वो पहले से एज इट इज़ बना रहेगा जैसे पहले बना हुआ था, और कभी भी हम मतलब यूनाइटेड नेशंस को बाईपास नहीं करेंगे इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद भी। रशिया से जब कहा गया कि आप आइए, तो रशिया ने कहा कि ठीक है, जब हमारा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुए थे तो उसमें जो हमारी प्रॉपर्टी जब्त की थी, आप ऐसा करिए कि उसी प्रॉपर्टीज़ को बेच करके इसमें जो एंट्री फीस है इसकी वो आप जमा कर लीजिए उसमें, और हमारी सदस्यता इसमें कर, मतलब मुझे इसमें एक सदस्य के रूप में शामिल होने में कोई एतराज़ नहीं है। जनवरी 2026 में किस देश ने WHO से पूरी तरह अलग होने का फैसला किया? मैंने आपको बताया था किसी भी संगठन से अलग होने की बात आएगी तो बस अमेरिका, सीधे अमेरिका। इसके अलावा अमेरिका ने जनवरी 2026 में यूएन से जुड़ी कई प्रमुख एजेंसियों समेत कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का ऐलान किया, क्योंकि इनको बहुत पैसा देना पड़ रहा था, यही बहाना बनाकर इन चीज़ों से हट गए। अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने की आधिकारिक घोषणा की? तो ये इस समय इजराइल ने की है, और इजराइल के साथ साथ आप मैक्सिको का भी नाम याद रखना। इजराइल ने इसलिए की है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से गाजा और वहाँ पे लगातार हमला कर रहे हैं। तो अगर ये यूनाइटेड नेशंस के सदस्य रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो इतनी इनह्यूमन घटनाएं हो रही हैं तो उनको एक कैसे अंजाम देंगे। तो इसीलिए ये इसके यूएसए के साथ साथ ऐसा ही काम कर रहे हैं। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक की थीम क्या रखी गई थी? तो ये दावोस में आयोजित हुई थी विश्व आर्थिक मंच की बैठक। कौन सी बैठक थी? 56वीं बैठक थी। तो इसका क्या है थीम? संवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, और भारत कौन सीवीं बार ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है? तो इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर अ रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो 1 जनवरी को भारत जो है इसका तीसरी बार वो बना है, अध्यक्ष बना है। कैसे याद रखा जाए? देखिए, जब आप ब्रिक्स लिखेंगे तो 1 2 3 तीसरी बार आ रहा है भारत का वो नाम, तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का एक राजनीतिक समूह है जिसकी बैठक में जनवरी 2026 में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया? ये प्रश्न भी आप लिख के ले लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। क्वाड देशों के दूतों ने चीन के किस शहर में 31 दिसंबर 2025 को एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक की? तो इन्होंने बीजिंग में बैठक की है। अब ये जो वेनेजुएला क्राइसिस है, तो आपको पता है कि वहाँ मतलब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से रातों रात अगवा कर लिया, और ये मतलब एक वैश्विक मामला है, बहुत चर्चित मामला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ये दे रखा है, तो अभी इसको सबको पढ़ने का इतना समय नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ये PDF लेकर के। लेकिन आप बस इनका नाम याद रखिएगा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको पेट्रोल वगैरह की लालच में डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से अगवा कर लिया है। GI टैग पूछा गया है। तो दुर्लभ डंक रहित मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियों मेटाडॉन, और ये मेटाडॉन रीमेरी और मेटाडॉन घोर पडेई, तो इसकी खोज की गई है किस राज्य में ये ऐसा हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु और दिल्ली में। फिर पूछा गया है कि एक टाइगर रिजर्व है जिसमें कि संकटग्रस्त प्रजाति के लिए जंगली कुत्ता है एक ढोल, उसको देखा गया है। तो ये है रातापानी टाइगर रिजर्व में। तो भाई रात में पानी वानी पीने आया एक कुत्ता, तो वहीं पे इसको देखा गया रातापानी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण से हर साल कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसका जिक्र IMF की पूर्व अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान किया। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और बहुत बड़ी बात है। तो ये आंकड़ा है 17 लाख। ये भारत में कुल मौतों का लगभग 18% है।
पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने मेढक की कौन सी नई प्रजातियों की खोज की है? तो इसका नाम है लेप्टोब्रेकियम सोमानी और लेप्टोब्रेकियम मेपुका। लेप्टोब्रेकियम सोमानी और ये मेपुका, सोमानी मेपुका, मेपुका सोमानी। सोमानी की टाइल्स आती हैं, आप इसको ऐसा रिलेट करिएगा कि जैसे जहाँ पे वाइट कलर की टाइल्स वगैरह लगी होंगी सोमानी कंपनी की, इसका प्रचार करते हैं सलमान खान। तो आप इमेजिन करिए कि वहाँ पे कोई मेढक आपने देखा और बहुत आप आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, आप इसको ऐसा रिलेट करिए और ये मेपुका वाला आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपने सोमानी पकड़ लिया वहाँ पे ऑप्शन में तो आपका हो जाएगा उत्तर। रातापानी बाघ अभ्यारण्य का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर रखने की योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाई है? घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की है? तो इनका नाम है वाकड़कर। आप इसको याद रखना, ये वही वाकड़कर हैं जिन्होंने वहाँ पे गुफा है भीमबेटका की, तो भीमबेटका की गुफा की जो खोज जो है, केव्स की खोज इन्होंने ही की थी। वाकड़कर ने कैसे की थी? तो वॉक करते हुए चले गए थे और इनको वहाँ पे भीमबेटका की गुफा मिली। भाई वॉक करने निकले थे रात में। एशियाई जल पक्षी गणना को कौन सावा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 40वां संस्करण है। अभी जो इसके आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं, आगे के महीनों में जब इनके आंकड़े आएंगे तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। मिजोरम राज्य में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई शील्ड स्नेक प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है कैलामारिया मिजोरा मेंसिस। अब देखिए मिजोरम और इसमें देखिए मिजोरा मेंसिस आ रहा है, तो आराम से आप इसको कर लेंगे। किस राज्य में तेंदुए के एक अत्यंत दुर्लभ रंग यानी कि कलर वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिसे सैंडलवुड लेपर्ड कहा जा रहा है? तो सैंडल कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? कर्नाटक में होता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की गई? किस राज्य में संख्या सर्वाधिक रही? तो भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई और सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ हुई? जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघों के लिए टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा मृत्यु होगी। दुनिया का वह कौन सा देश है जिसने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया है? भाई देखिए कोई मधुमक्खियां हैं जिनमें डंक नहीं है और मधुमक्खियां शहद वगैरह बनाने का काम करती हैं, तो जो इतना काम कर रहा है, जो हमें इतना पोषण दे रहा है, अगर हम उनको लीगल राइट्स नहीं देंगे तो फिर हम किसको देंगे? तो ये है पेरू। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान हाल ही में ऐसे दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं जो भारत के प्राचीन इतिहास और सभ्यता की झलक पेश करते हैं? तो ये है तक्षशिला और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसी तक्षशिला में जो चाणक्य थे वो वहाँ पे गुरु थे, वहाँ पे तक्षशिला में ही वो पढ़ाते थे। जीआई टैग प्राप्त करने वाला अनंतपुर अनार किस राज्य से संबंधित है? तो अनंतपुर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है नागौरी अश्वगंधा। तो देखिए नागौर कहाँ है? नागौर राजस्थान में है। यहीं पे पहली बार वो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान में। तो नागौरी अश्वगंधा राजस्थान में है। वहाँ की जो मतलब अत्यंत शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं, तो उन परिस्थितियों में ये वहाँ पे पनपता है और बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। गजक और रेवड़ी को मिला है जीआई टैग यूपी में, तो ये कहाँ की है? तो ये मेरठ की है। किस राज्य सरकार ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर मनाने का ऐलान किया है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य। भारत में शहीद दिवस किन दो तिथियों में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी और 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व भर में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा जो है मतलब शुरुआत हुई थी, इस दिन की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। यूपी फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी।
नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। कैसे याद किया जाए? देखिए, दो हैं 25 जनवरी को। तो जब आप वोट देने जाते हैं या जब आप कहीं टूर पे जाते हैं, ठीक है, तो दोनों जगह आपके पास बहुत सारी पर्चियाँ होती हैं। पर्ची से आप 25 याद रखिएगा। अब टूर पे जाएंगे कहीं तो आपके पास टिकट वाली पर्ची होगी, किसी पार्क में जाएंगे या किसी ऐतिहासिक स्थल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जाके पर्ची लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, इसका थीम क्या है? शिक्षा को मिलकर बनाने में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ये 11 जनवरी को मनाई जाती है। भारत में लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? ये भी 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसको कैसे याद किया जाए? देखिए, मोदी जी कहते हैं ना, पकौड़े बेचो, ये बेचो, वो बेचो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोला बेचे आदमी, छोला से आप 16 कर लीजिए। स्टार्टअप कब शुरू करना है? तो आप इसको जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। पहला मंथ है जनवरी, जनवरी में आप शुरू कर दीजिए। अधिकतम आप 15 दिन ले लीजिए जनवरी के, लेकिन 16 से आप शुरू कर दीजिए। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये विवेकानंद जी की जयंती है इस दिन। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष कब मनाया, ये वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2026 को। डीआरडीओ का स्थापना दिवस, तो ये है 1 जनवरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। इसरो की 1969। हालांकि इसरो इससे पहले इनको स्पार के नाम से चल रहा था, लेकिन इसरो के रूप में इसकी स्थापना 1969 को की गई थी, वो भी 15 अगस्त को। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न हैं, अभी जब आप इसी बिहार का और जुडिशरी का मेंस देंगे तो आपको इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड तथ्य पूछे जाएंगे, तो ये पहले से आपके लिए तैयार है ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये सब आप मेंस में पढ़ेंगे। थीम इसकी क्या है? पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, जो पूरा ग्लोब है ना, पूरा जो ग्लोब है, तो ये पूरी एक फैमिली है, अलग अलग नहीं है ये सारे लोग। तो 1 जनवरी। तो यहाँ से अपना जनवरी का करंट अफेयर समाप्त हुआ, और आज ही की डेट में हम लोग फरवरी का भी पढ़ेंगे, ताकि ये हमारा सारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है 14 तारीख तक ख़त्म हो जाए। और इसके बाद फिर हम आगे कि हमारी जो योजनाएं होंगी, जो आगे हमें पढ़नी है, जो जो चीज़ें जिस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आप समझिए कि अब आपको जीएस के लिए किसी और चैनल पे नहीं जाना है। मैं अब यहाँ पे मैराथन वीडियोज़ डालूँगा, एक एक वीडियो डालूँगा एक एक सब्जेक्ट के, और आपको सारे के सारे प्रश्न आपको उसी वीडियो से मिलेंगे। और आप पूरा भरोसा कर सकते हैं इस चैनल पे, इसमें पहले भी कंटेंट जितना डाला गया है वहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, और मैंने इस वीडियो की शुरुआत के 5 मिनट में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो प्रूफ्स आप कैसे देख सकते हैं। और अभी 15 तारीख को एपीओ का एग्ज़ाम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से पूरे प्रश्न आएंगे। चलिए, इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो में अपना रिएक्शन ज़रूर दिया करिए। आप उसको लाइक करिए, डिसलाइक करिए, या फिर आप वहाँ पे कोई कमेंट करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, नेगेटिव कमेंट करिए, कुछ ना कुछ आप मतलब ज़रूर बात करिए। नहीं तो फिर मैं भाई अकेले, मैं आपके भरोसे मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ जो मैंने बोला पिछले 2 घंटे में,
तो मैं अगर आपके भरोसे इतना कुछ बोल रहा हूँ तो आप भी उधर से कुछ बोलिए, अदरवाइज़ ये चीज़ बहुत बोरिंग हो जाएगी। इतना मतलब पैसिव तरीके से साथ रहना मतलब ठीक नहीं है, आप भी समझिए इस बात को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।